जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ज्ञान कोश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा बिल अभी प्रपोज किया है जिसमें पूरे अपोजिशन में एक ऐसा डर का माहौल पैदा हो गया है कि वो टेबल तोड़ने और बिल को फाड़ने तक की बात कर रहे हैं, अग्रेसिवली इस बिल को प्रपोज कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए तो ये बिल है क्या? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा बिल प्रपोज किया है जिसमें क्रिमिनल नेताओं को सैक किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, इवन इसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी आते हैं। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कैन गो इफ अरेस्टेड फॉर 30 डेज। कहने का मतलब यह है कि 31 डेज में टिल वेरी नेक्स्ट डे अगर उनके ऊपर किसी भी ऐसे चार्जेस है जिनमें उनको 30 दिन की सजा सुनाई गई है, 30 दिन तक वो जेल में है, तो 31st डे उनको सैक कर लिया जाएगा, फिर भले ही वो भारत के खुद के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। और यहां पर चीफ मिनिस्टर का मतलब हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर और स्पेशली दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर में जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको तक इसके दायरे में रखा गया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर खुद प्राइम मिनिस्टर इसके दायरे में है तो फिर तो कोई छूटने वाला है ही नहीं। लेकिन अपोजिशन को लेकर एक डर का माहौल पैदा हो चुका है, क्योंकि अपोजिशन के जो चार्जेस है, अपोजिशन का जो कंसर्न है, जो एक विपक्ष दल का कंसर्न है, वो थोड़ा आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा है। क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो राजनीति अपने आप में सबसे बड़ा मसला है। राजनीति भारत में एक धंधा है और अपोजिशन का जो एक कंसर्न है वो बिल्कुल सीरियस भी है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि रूलिंग पार्टी इसे एक वेंडेटिव स्टेप की तरह यूज करे, या फिर रूलिंग पार्टी अपनी जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज है उसका मिसयूज करना चालू कर दे। क्योंकि देखा जाए तो आगे जो मैं आपको केस बताऊंगा तो आप रिलेट कर पाएंगे कि गवर्नमेंट ने भी इस बिल को क्यों प्रपोज किया है। फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिक्स का डीक्रिमिनलाइजेशन है। ये पॉलिटिक्स का डीक्रिमिनलाइजेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो काफी सारे ऐसे राजनेता हैं जिनके ऊपर सीरियस क्राइम्स है, फिर भले ही वो रूलिंग पार्टी के हो, फिर भले ही वो विपक्ष के हो। लेकिन जब हम बात करते हैं सीरियस क्राइम्स की, तो यहां पर सीरियस क्राइम का मतलब वो है जिनमें कम से कम 5 साल की सजा है। तो आप समझिएगा कि अब ऐसा कोई भी नेता भारत में नहीं बचने वाला है जो या सीरियस क्राइम के चार्जेस है जिसके ऊपर, या सीरियस क्राइम करके वो नेता बना है। क्योंकि नेता अपने आप में बाहुबली का एक पद होता है। भारत में राजनीति में नेता का जो पद होता है वो बहुत ही विशाल और बहुत एक तरफा, एकदम बल्लम बोलते हैं ना जिसे, वैसा होते जा रहा है। तो यहां पर वही सब चीजें हैं। लेकिन अब अगर ऐसा होता है तो सच में पॉलिटिक्स का भी डीक्रिमिनलाइजेशन जरूरी है, क्योंकि हमें भी भारत में एक स्वच्छ राजनीति की आवश्यकता है। अब आइए पूरा समझते कि आखिर सिनेरियो है क्या। तो जो बिल लाया गया है उसमें यह कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, फिर भले ही वो स्टेट के हो या फिर यूनियन टेरिटरी के हो, कैन गो इफ अरेस्टेड फॉर 30 डेज। मतलब इस बिल को लेकर अब जो अप्रोर है वो क्या है, तो यहां पर कुल मिला के 3 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको ध्यान देना है। इन शॉर्ट, मतलब बिल प्रपोजेस रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इफ अरेस्टेड फॉर 30 डेज। ऑफेंस शुड बी पनिशेबल फॉर 5 years और मोर। मतलब यहां पर सीरियस ऑफेंसेस की बात हो रही है। और सीरियस ऑफेंसेस में आप समझ सकते हैं मेजर क्राइम, या फिर अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत भी कोई मिनिस्टर आ रहा है, जैसे कि पिछले पास्ट में हुआ भी है, तो उनके ऊपर भी अब सीरियस एलिगेशंस के तहत उनको अब हटाया जा सकता है। अभी होता यह है कि यूजुअली आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और तमिलनाडु के एक पर्टिकुलर मिनिस्टर थे, है ना, उनके ऊपर भी सीरियस क्राइम के एलिगेशंस थे। लेकिन हुआ ये था कि जेल में रहते हुए भी उन्होंने सरकारें चलाई है। इवन अगर तमिलनाडु के मिनिस्टर की बात की जाए तो यहां पर जो एम के स्टेलिन है, उन्होंने विदाउट एनी पोर्टफोलियो उन्हें अपने कैबिनेट में रखा था। बल्कि अगर देखा जाए, निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी होता है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे। लेकिन फिर भी यहां पर जो एलिगेशन है बाय द अपोजिशन लीडर, सीधा सा है, उनका ये कंसर्न है कि वो ये मानते हैं कि इस पर्टिकुलर बिल का मिसयूज हो सकता है। क्योंकि देखा जाए तो रूलिंग पार्टी जो रहती है उसके पास ही सेंट्रल एजेंसीज की कमान होती है। फिर चाहे आप बात करें सीबीआई की, फिर चाहे आप बात करें ईडी की, जो पूरे भारत में तहलका मचा रही है। और ईडी के लिए ऊपर तो एक क्वेश्चन ये भी रेस होता है कि इसका जितना यूज है उतना इसका मिसयूज भी लगातार हो रहा है। और इसी से रिलेटेड ये बिल है। अ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, इवन द प्राइम मिनिस्टर, कैन लूज देयर पोस्ट इन द मंथ ऑन बीइंग अरेस्टेड फॉर 30 डेज। अगर 1 महीने के लिए उन्हें अरेस्ट किया गया है किसी भी जांच के लिए, मतलब यहां पर बात कर रहे हैं अपन एक्यूजेशंस की, अगर उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं तो भी उन्हें अगर 30 दिन तक गिरफ्तार किया जाता है तो 31st डे उन्हें हटाया जाएगा। इन रो इफ 3 bills डेट आर सेट टू बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ऑन वेडनेसडे गेट अप्रूवल। अगर ये बिल एक्ट बन जाता है, कारण यही है कि अपोजिशन ने इसे बोला है एक ड्रैकोनियन स्टेप। अब अपोजिशन ने ड्रैकोनियन स्टेप बोला है तो आप समझ सकते हैं कि डर तो है। क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी की अगर बात की जाए तो अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी और जितने भी राजनेता है, किसी ना किसी के ऊपर कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज या फिर क्रिमिनल चार्जेस रहते ही है। आखिर नेता है
और नेता बनने के लिए हर तरीके के साम दाम दंड भेद वो अपनाते ही हैं। तो यहाँ पर अभिषेक सिंघवी का जो ट्वीट आया वो थोड़ा देखने लायक है, मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। इन्होंने इस पर्टिकुलर स्टेप को एक विशियस सर्कल कहा है, क्योंकि नो गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट फॉलोड, अरेस्ट ऑफ अपोजिशन लीडर्स रैम्पेंट एंड डिसप्रपोर्शनेट, न्यू proposed law removes incumbent CM. Imli on the arrest. Best way to destabilize opposition is to unleash biased central agencies to arrest opposition chief minister. And despite being unable to defeat them electorally, remove them by arbitrary arrest. And no ruling party incumbent CM ever touch. उनका सिंपल सा कंसर्न है कि अगर रूलिंग पार्टी का चीफ मिनिस्टर है तो फिर सेंट्रल एजेंसी उसके ऊपर किसी भी तरह की कमर नहीं कसेगी। लेकिन अगर अपोजिशन पार्टी का सीएम है तो फिर तो ये किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में अगर अपोजिशन पार्टी है तो उसे डीस्टेबलाइज करने का एक नया तरीका यहां पर नया तरीका सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही है। और यही सबसे बड़ा कंसर्न है किसका, फिलहाल अपोजिशन पार्टी का। यहां पर याद करिएगा, आपको एक केस मैं आपको बताता हूं। आपको पता होगा लास्ट ईयर अरविंद केजरीवाल ने लगभग 6 महीने वो जेल के लिए में गए थे, वो भी किसके लिए, लिकर पॉलिसी केस को लेकर। लेकिन उन 6 महीने में उन्होंने जेल में रहते हुए, सोचिए जेल में रहते हुए उन्होंने सरकार चलाई थी, और जैसे ही वो जेल से बाहर आते हैं वो इस्तीफा दे देते हैं और फिर अपना एक प्रतिनिधि के रूप में वो चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। आप समझिएगा कि जो व्यक्ति कट्टर ईमानदार बन के भारत में आया था, आखिरकार उसे या उसके ऊपर सीरियस एलिगेशंस तो लगे थे, क्योंकि अगर उनके अगेंस्ट में एविडेंस नहीं होते तो 6 महीने तक वो जेल में भी नहीं रहते। लेकिन फिर भी जेल में रहते हुए अगर अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति है ना, जो खुद को बोलते हैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, वो अगर जेल में रहते हुए सरकार चला सकते हैं तो अपने आप में ये क्वेश्चन तो पैदा करता है, क्योंकि यहां पर बात हो रही है अब डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की। लेकिन अगर नया बिल प्रपोज होता उस वक्त भी, तो मात्र 30 दिन के अंदर 31वें दिन उनको अपने पद से इस्तीफा वैसे ही देना पड़ जाता। तो यहां पर वही बात है, एक एग्जाम्पल दिया अरविंद केजरीवाल का और दूसरा एग्जाम्पल दिया यहां पर तमिलनाडु के एक मिनिस्टर का। उनके ऊपर भी सीरियस एलिगेशंस थे मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, लेकिन फिर भी तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने उन्हें अपनी कैबिनेट में रखा, दैट टू विदाउट एनी पोर्टफोलियो। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन पैदा करता है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दीज टाइप ऑफ सिनेरियोस, यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि इस सिनेरियो के अलावा सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो सोचने वाला भी है, क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी अपनी सेंट्रल एजेंसी इसका मिसयूज करने लगे तो फिर हो सकता है कि इस बिल का भी यहां पर दुरुपयोग होने लगे, मिसयूज होने लगे। एक तरीके से वेंडेटिव तरीके से यहां पर काम किया जा सकता है बाय द रूलिंग पार्टी, और यही कंसर्न है। जो 3 बिल अब इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025, जिसे अभी होम मिनिस्टर अमित शाह ने चेयर किया है या फिर प्रपोज किया है। इट प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और एनी मिनिस्टर, चाहे वो यूनियन टेरिटरी के हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हो, इफ दे रिमेन इन जुडिशियल कस्टडी फॉर 30 कंसेक्यूटिव डेज। याद रखिएगा 30 कंसेक्यूटिव डेज बोला गया है, मतलब लगातार 30 दिन अगर जुडिशियल कस्टडी में रहते हैं किसी भी चार्जेस के ऊपर। अब ये कोई भी या किसी भी तरह के चार्ज हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा यहां पर अपन कॉन्विक्टेड नहीं बोल रहे हैं, यहां पर सिर्फ उनके ऊपर अगर एलिगेशंस भी लगते हैं और उस एलिगेशंस के माध्यम से अगर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और कंसेक्यूटिव 30 डेज तक वो जेल में रहते हैं, जुडिशियल कस्टडी में रहते हैं, तो उस केस में उन्हें सैक किया जाएगा। लेकिन फिर भी जो पनिशमेंट होना चाहिए वो एटलीस्ट 5 ईयर्स से उससे ज्यादा का होना चाहिए। तो ये थोड़ी नोटेबल चीजें हैं। अप्लाइज इवन विदाउट कन्विक्शन, एज सेड mere arrest, custody for 30 days is mandatory, brings political executives on par with civil servants who are suspended immediately on arrest. They may be reappointed by the president governor after release. Second जो है, second act, Government of Union Territories Amendment Bill 2025 extend similar provision to the union territories which are governed through a separate legislative framework. Any union territory minister या सीएम, अब आप सीएम आ रहा है तो आप समझ जाएंगे यहां पर अरविंद केजरीवाल के केस को आप रिलेट कर सकते हैं, और या फिर उमर अब्दुल्ला या फिर पौंडीचेरी के अगर जो सीएम है उनको भी कर सकते हैं। तो अगर इनकी बात की जाए तो ये भी अब इसके फ्रेमवर्क में आ जाएंगे। दिस टाइप ऑफ पोस्ट विल आल्सो फॉल वैकेंट इफ 30 डेज अंडर द सेम कंडीशन, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया। और फिर है अलग से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025, ये पूरी चीजें भी जम्मू कश्मीर में भी लागू होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेचर। तो आप समझ सकते हैं ये 3 बिल के इंट्रोडक्शन के बाद
तहलका तो मचना है। करंट सिचुएशन की बात की जाए और रैशनली बिहाइंड द बिल की बात की जाए और करंट सिचुएशन से रिलेट किया जाए, तो यहां पर पीएम सीएम और किसी भी मिनिस्टर के ऊपर कोई एक्सप्लिसिट बार नहीं है। कहने का मतलब यहां पर सिंपल सा है कि अरेस्ट के बाद उन्हें अपने पद से हटना ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको उनकी पोस्ट दे दी जाए। अगर चार्जेस सीरियस है और उन सीरियस चार्जेस में मोर देन 5 इयर्स उनको सजा सुनानी जानी है, तो फिर तो इस्तीफा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल यहां पर अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के जो मिनिस्टर है उनका नाम था सेंथिल बालाजी, इनका नाम लिया गया है अंडर द पीएमएलए वाज रिटेन इन कैबिनेट विदाउट द पोर्टफोलियो, लीडिंग टू द फ्रिक्शन बिटवीन सीएम स्टैलिन एंड गवर्नर। और फिर आपको पता है कि जिस तरीके से गवर्नर और तमिलनाडु में जो सीएम है स्टैलिन, उनके बीच में वाद विवाद चल रहा, उससे तो हम सब और पूरा देश वाकिफ है। ये मसला तो इवन सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है कि स्मूथ वर्किंग नहीं हो रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस बना हुआ है दोनों के बीच में। अब यहां पर एक चीज गौर करने वाली है। अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए ओनली आफ्टर कन्विक्शन मोर देन 2 years सेंटेंस, नॉट ऑन मियर अरेस्ट। देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये रूल करता है कि अगर किसी एमपी और एमएलए को मान लीजिए कि 2 या 2 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है, सजा सुनाना का मतलब यह है कि उनके ऊपर चार्जेस नहीं है, उनको कॉन्विक्ट किया गया है। मतलब यहां पर अपन एलिगेशंस की नहीं बात कर रहे हैं, यहां पर अपन दोषी की बात कर रहे हैं, कॉन्विक्ट। और अगर ऐसा होता है तो अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 तभी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन इस बिल के प्रपोज होने के बाद उनको अगर 30 days तक लगातार गिरफ्तार किया गया, जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, तो 31 डे उन्हें सैक किया जाना तय है। बिल एम टू प्लग दिस गैप बाय सेटिंग स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड फॉर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। यहां पर क्लियर कट एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का एक सबसे बड़ा मसला है। अब अपोजिशन का कंसर्न आप समझ गए होंगे, एजेंसीज लाइक ईडी सीबीआई, ये दोनों का मिसयूज कर सकती है रूलिंग पार्टी। फिर भले ही बाद में कांग्रेस आए, अभी बीजेपी है, या फिर अभी जो बीजेपी रूलिंग में है बाद में कांग्रेस आए, अभी तो फिलहाल देखा जाए तो ज्यादा डर की बात किसके लिए है? अपोजिशन के लिए। इसलिए ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है क्योंकि यहां पर साइट किया गया है पुराना सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ऑन द ईडी एंड सीबीआई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ईडी अपनी हर तरह की लिमिट को क्रॉस कर रही है। और इवन जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बीआर गवई, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया था कि ईडी को पॉलिटिकल बैटल के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए और एक तरीके से ईडी को खुद एक क्रूक की तरह नहीं बिहेव करना चाहिए। और यहां पर इसीलिए अपोजिशन बार बार ईडी का एग्जाम्पल दे रही है और उसकी फ्रीक्वेंट अरेस्ट का एग्जाम्पल दे रही है अंडर द पीएमएलए, जहां पर बेल मिलती ही नहीं है, वो भी 30 दिन तक लगातार गिरफ्तारी होती है। तो अगर ईडी ही 30 दिन तक लगातार किसी को गिरफ्तार कर लेती है तो ये तो ऑटोमेटिक रिमूवल होना तय है। और इसी के ऊपर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। मतलब यहां पर कुल मिला के डिस्टेबलाइजेशन ऑफ अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स की बात आ रही है थ्रू आर्बिट्रेरी अरेस्ट ऑफ सीएम एंड मिनिस्टर। और यहीं से सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज होता है फेडरलिज्म का और सेपरेशन ऑफ पावर का। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये जो एक्ट है ना, ये बहुत गरमाएगा और बहुत ज्यादा डिबेट करेगा, क्योंकि जितना इसका यूज है उतना ही इसका मिसयूज भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट अपनी पे आ जाए तो। लेकिन फिर भी हम एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया ये डिमांड करते हैं कि जिस तरीके से भारत में डीक्रिमिनलाइजेशन है, वैसे पॉलिटिक्स में भी इक्वल डीक्रिमिनलाइजेशन होना चाहिए, ताकि अच्छे एजुकेटेड पॉलिटिशियन भारत में आए जो देश को आगे बढ़ाए, ना कि देश को एक गंदी राजनीति में ढकेले, जैसे कि हम सब लगातार फेस करते आ रहे हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसमें आपका क्या विचार है। जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो और मंगलमय हो।